श्रीलंका को विदेशी मुद्रा हासिल करने के बड़े स्रोतों पर्यटन, चाय, रबर, रत्न प्रधान और प्रवासी कामगारों से होने वाली आय आदि में अन्य देशों से कड़ी चुनौती मिल रही है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनीति में एक ही परिवार का पूरा वर्चस्व की वजह से चुनौती का सामना करने की जगह विदेशी कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की पटकथा लिख दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, कांत स्टडी सर्कल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीलंका की जो वर्तमान हालात हैं उसकी वजहों की पड़ताल करने जा रहे हैं। यह टॉपिक जो मेंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो लोग किसी प्रतियोगिता परीक्षा की पीटी देने वाले हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट सामग्रियों से भरपूर है। इस टॉपिक को ना सिर्फ परीक्षा के लिहाज से देखें बल्कि इसे अपनी पर्सनालिटी से भी जोड़कर देखें कि आप अपने आस पड़ोस या पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं से कितना परिचित हैं या उसे किस तरह से देखते हैं। किसी घटना के प्रति आपका नजरिया क्या है। हो सकता है कि आप अलग तरह से सोचते हों, इसलिए यह आपके इंटरव्यू के लिए भी जरूरी तर्कों को सामने ला सकता है। इसलिए भी इन बातों को गौर से सुनने का प्रयास कर सकते हैं। सहमत या असहमत होना हर किसी की लोकतांत्रिक अधिकार है। उसी तरह पक्ष या विपक्ष में बहुत सारे तर्क भी दिए जा सकते हैं। फिर भी सरकार की नीतियों से असंतुष्ट किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता को यह संवैधानिक हक है कि वह संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीकों को विरोध करने के लिए चुन सकती है। श्रीलंका की वर्तमान हालातों पर एक नजर डालते हुए उसकी आर्थिक बदहाली के कारणों की पड़ताल करती इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल दिख रही है वह पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ चल रही विरोध प्रदर्शनों की चरम स्थिति में पहुंचने की वजह से। आखिर इतने बड़े पैमाने पर श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन क्यों हुए, जिसकी वजह से श्रीलंका में कभी लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति रहते देश से भागना पड़ा और सिंगापुर में पहुंचकर इस्तीफा देनी पड़ी। इन सब के पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं बल्कि खुद श्रीलंका की चुनी हुई सरकार ही है, जिसकी नीतियां बहुत हद तक देश को आर्थिक संकट में ढकेलने का काम की है। वैसे तो स्वतंत्र श्रीलंका की इतनी बुरी हालत एकदम से दिवालिया हो जाना एक दिन में नहीं हुई है और ना ही एक वर्ष में, बल्कि यह एक लंबे समय से श्रीलंका में चल रही सामाजिक वर्चस्व को कायम रखने की उधेड़-बुन और राजनीतिक भ्रष्टाचार की चरम परिस्थितियों की भी उपज दिख रही है। हालांकि श्रीलंका की जनता इस विरोध प्रदर्शन में एकजुट दिख रही है और आंतरिक विरोधाभास को भूल एकजुटता की मिसाल पेश की है। आइए पूरी घटनाक्रम को समझते हैं। दोस्तों, अभी पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मीडिया से प्राप्त हो रही खबरों के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे गोटाबाया राजपक्षे बिना इस्तीफा दिए देश छोड़कर मालदीव और वहां से सिंगापुर चले गए हैं। वह 13 जुलाई 2022 को ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे। अभी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा ईमेल से भेज दिया है। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है और अगर प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं है तब संसद के स्पीकर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। अब राष्ट्रपति ने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है और अब रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ले चुके हैं। 20 जुलाई को शेष कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव संसद करेगी। इसके लिए संसद सदस्यों की साधारण बहुमत चाहिए। रानिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी से एकमात्र जीते हुए सदस्य हैं, लेकिन उन्हें गोटाबाया राजपक्षे के भाई बासिल राजपक्षे के समर्थन की उम्मीद है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को श्रीलंका की इस स्थिति का जिम्मेवार मानते हुए प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी और वे इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बजाय कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त होते देख प्रदर्शनकारियों में आक्रोश बढ़ा था और समाचार के राष्ट्रीय चैनल को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे प्रसारण रुक गई थी। इसके साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ भी बढ़े थे। उसके पहले राष्ट्रपति भवन को कब्जे में लिया जा चुका था और प्रधानमंत्री के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया था। अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है और सुरक्षा बलों को स्थिति को नियंत्रण में लाने का आदेश दे दिए हैं। अभी प्रदर्शनकारी भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थे। आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए वे लोग इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। अगर कहीं से भी सेना के द्वारा बल प्रयोग की गलती होती तो स्थिति बेकाबू हो जाने की आशंका थी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबरों के बाद प्रदर्शनकारी जश्न मनाने में जुट गए हैं और आशा है कि अब उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और वे लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल श्रीलंका की आर्थिक संकट खत्म नहीं होने वाली है।
अभी श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं वह 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या वाले इस द्वीप राष्ट्र की 1948 में आज़ादी के बाद से आई संकटों में सबसे बड़ी और अभूतपूर्व है। श्रीलंका में अभी सभी अति आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की भारी किल्लत है। महंगाई अपने चरम पर है। खाना पकाने के लिए गैस की सप्लाई बाधित है। देश में दवाओं का घोर अभाव है। बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। लोगों को कई घंटों तक बिजली का इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल टंकियों पर लंबी कतार के बावजूद भी पेट्रोल मिल जाने की गारंटी नहीं है। इस तरह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी ध्वस्त है, जिसका असर मालों की ढुलाई पर भी पड़ रहा है और महंगाई बेकाबू होकर लोगों को भूखों रहने के लिए मजबूर कर रही है। देश की विदेशी मुद्रा की भंडार लगभग समाप्त हो चुकी है, जिससे आयात लगभग ठप हो गया है। श्रीलंका पर कर्ज का जाल इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज पर ही निर्भरता है। अभी थोड़े दिन पहले ही भारत ने हर तरह से श्रीलंका की जनता को ध्यान में रखते हुए बड़ी मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ है। हाल के वर्षों में श्रीलंका का आर्थिक मामले में झुकाव चीन की तरफ था और श्रीलंका के शासकों ने गैर जरूरी ढांचे के विकास में चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था। साथ ही यूरोप और अमेरिका के प्रभाव वाले कई संगठनों से भी उसने कर्ज ले रखा है। इस तरह श्रीलंका कर्ज के दुष्चक्र में बुरी तरह फंस चुका है। श्रीलंका पर अभी $51 मिलियन का कर्ज है, जिसमें $7 मिलियन उसे इसी वर्ष लौटाने हैं, लेकिन उसकी विदेशी मुद्रा की भंडार कुछ $6 मिलियन लगभग $25 मिलियन की बची है, जिससे वह कर्ज चुकाने में तो असमर्थ है ही, जरूरी सामानों की आयात करने की स्थिति में भी नहीं है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी श्रीलंका को कर्ज मिलने में कई बाधाएं दिख रही हैं। अभी कुछ वर्ष पहले तक ही श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था पटरी पर दिख रही थी, पहले तो उस पर लगाम लगी और धीरे धीरे गिरने के बजाय बेपटरी ही हो गई। ऐसा किसी 1-2 वर्ष में या किसी एक कारण से तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेवार कारक सरकार की नीतियां ही हैं। श्रीलंका की राज व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों से लेकर राजनीतिक महत्व के कई पदों पर वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा घातक सिद्ध हुआ है। अभी अगस्त 2020 से ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। वह 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उन पर तमिलों के मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप भी लगे हैं। 2009 में ही श्रीलंका लिट्टे को पूरी तरह से खत्म कर गृह युद्ध से बाहर निकला था, जिसमें सरकार पर तमिलों के साथ अत्याचार के कई आरोप भी लगे थे। उस दौर में गोटाबाया राजपक्षे सरकार के रक्षा सचिव थे और तमिलों की समस्या से निपटने में उनकी भूमिका ने उनका कद बढ़ा दिया था। 2015 में हुए चुनावों में राजपक्षे परिवार की पार्टी बहुमत में नहीं आ सकी और रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने। उसी सरकार के दौरान संविधान के 19वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अधिकारों को कम कर दिया गया था और 2 से अधिक बार किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। उस वक्त गोटाबाया राजपक्षे अमेरिकी नागरिक थे और तमिलों की समस्या को लेकर सिंहलियों में लोकप्रिय हो चुके थे। 2018 में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया, जिससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विवाद इतना बढ़ा कि संवैधानिक संकट की स्थिति आ गई और श्रीलंका की सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इस संकट को टाला गया था। इस तरह श्रीलंका को आर्थिक विकास पर ध्यान देने का मौका कम ही मिला। तभी अप्रैल 2019 में कोलंबो के चर्चों और होटलों में सीरियल बम धमाके हुए थे। ये धमाके ईसाइयों पवित्र दिन ईस्टर रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान हुए थे। इन धमाकों में विदेशी नागरिक भी मारे गए थे। आरोप IS समर्थित श्रीलंकाई समूहों पर था। इसलिए श्रीलंकाई सिंहली बहुसंख्यकों में राजपक्षे बंधुओं की तरफ आकर्षण पहले से ज्यादा बढ़ गया था और नवंबर 2019 में गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुनाव जीत गए थे। इसके लिए उन्हें अमेरिकी नागरिकता त्यागनी पड़ी थी। गौरतलब है कि श्रीलंका की आबादी में 74% सिंहली हैं, जो अधिकतर बौद्ध हैं। 18% तमिल हैं, जिनमें हिंदू अधिकतर हैं और बहुत सारे मुस्लिम भी हैं। करीब 10% मुस्लिम हैं और 7% आबादी ईसाइयों की है, जिनमें तमिल और सिंहली दोनों हैं। जाहिर है कि बहुसंख्यक सिंहलियों का श्रीलंका की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में वर्चस्व है। गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति बनने के बाद 2020 के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी भी एक बड़े बहुमत के साथ जीती थी। इस तरह वह अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाए। साथ ही वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री तथा खेल मंत्री के पद
पर भी राजपक्षे परिवार काबिज हुआ। इस परिवार के कुल 18 सदस्य सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज थे। 2020 में एक बार फिर संविधान में 20वां संशोधन कर राष्ट्रपति की शक्तियों को फिर से संसद की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा दिया गया। वरी नागरिकता वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर लगी प्रतिबंध को हटा दिया गया। श्रीलंका में शासन की अध्यक्षीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति प्रभावशाली होता है। बहुत सारी शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में होते हैं और दोनों सर्वोच्च पदों पर अपने भाई काबिज थे। साथ ही 2 अन्य भाई और एक भतीजा महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल रहे थे। ऐसे में जाहिर है कि खराब होते आर्थिक हालात की दोष भी राजपक्षे परिवार को ही लगा और श्रीलंका की जनता की तरफ से विरोध तो होना ही था। इस तरह के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को मई 2022 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त करके आक्रोश को शांत करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक ही परिवार के राजनीतिक वर्चस्व ने भाई भतीजावाद को तो बढ़ावा मिला ही था, सरकार की गलत नीतियों के भी विरोध नहीं हुए थे और उसे सही साबित किया जाते रहा था, जिससे स्थिति बिगड़ते गई। सरकार की तरफ से खराब हो रहे आर्थिक हालात पर अंकुश लगाने के उपाय करने की जगह राजनीतिक भ्रष्टाचार में ही ज्यादा समय गुजरा और जनता को राहत देने के बजाय बेहिसाब खर्च वाली भारी भरकम परियोजनाओं पर धन का अपव्यय होते रहा। कोरोना वायरस की वजह से फैले कोविड-19 ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। ऐसी हालत में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और चाय, रबर जैसे नगदी फसलों के साथ ही परिधान तथा रत्न का निर्यात महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोरोना की वजह से आई महामारी से 2020 में प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ और लोगों की आवाजाही पर अचानक से ब्रेक लग गई, जिससे श्रीलंका का समृद्ध पर्यटन उद्योग एक बार ही ठप पड़ गया। अप्रैल 2019 में ईस्टर के दौरान श्रीलंका में चर्चों पर जो आतंकी हमले हुए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी, पर्यटन उद्योग भी घाटे में चलने लगा था। पर्यटक अभी श्रीलंका के दौरा करने में डरने लगे थे, जिससे श्रीलंका आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई थी और धीरे धीरे पर्यटन उद्योग अपने को संभाल ही रहा था कि कोरोना की दोहरी मार पर्यटन उद्योग पर पड़ी और फिर रूस यूक्रेन की संकट ने भी श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया। अभी राजनीतिक आर्थिक संकट ने इस उद्योग को ठप ही कर दिया है। पर्यटन से श्रीलंका को अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार हासिल होता था, जो अब संकट में है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा के स्रोतों में श्रीलंकाई प्रवासी कामगारों का भी योगदान था, जो कोरोना की वजह से प्रभावित हुई थी। कोरोना काल के प्रतिबंधों के दौर में तो कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई ही थी। सरकार की गलत नीतियों ने भी किसानों को संकट में डाल दिया था। श्रीलंका की कृषि उपजों में रासायनिक उर्वरकों का अच्छा खासा योगदान है, लेकिन श्रीलंका में रासायनिक उर्वरक आयात ही करने पड़ते हैं, जिस पर सरकार को भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। इस आवश्यक खर्च को रोकने का अनावश्यक जुगाड़ श्रीलंका की सरकार ने की। एक बारगी श्रीलंका की कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और किसानों को रासायनिक उर्वरकों से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी घाटे का हवाला देते हुए जैविक खेती करने की सलाह किसानों को दी गई। जैविक खेती के लिए सरकारी स्तर पर पहले से कोई तैयारी नहीं थी और न ही इस बारे में किसानों को पहले से कोई प्रशिक्षण दी गई थी। खेती लायक आवश्यक जैविक खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो सका और किसी किसान ने अपने खेतों में जैविक खाद डाला भी तो भी आवश्यक मात्रा के नहीं होने और उन खादों में आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव होने की वजह से उपज खराब हो गई और बाजारों में खाद्यान्न की मात्रा घट गई, जिससे मूल्य बढ़ गया और खाद्यान्नों के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ी, जिससे विदेशी मुद्रा की खर्च और बढ़ गई। जो श्रीलंका चावल के बारे में आत्मनिर्भर था, उसकी आत्मनिर्भरता अब खत्म हो गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में दशकों से निर्यात की अपेक्षा आयात कई गुना ज्यादा था। अब खाद्यान्न भी आयात करने की नौबत थी। इससे चाय की भी खेती प्रभावित हुई और चाय का निर्यात प्रभावित हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा की आवक कम हो गई। साथ ही रबर, परिधान और रत्न जैसे व्यापार में भी श्रीलंका को कुछ अन्य देशों के द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और उससे भी विदेशी मुद्रा की आवक कम हो गई। इस तरह से अचानक से रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध ने किसानों को तो तबाह किया ही, सरकार की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। हालांकि भारी विरोध को देखते हुए बाद में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के मामले में कुछ छूट दी गई, लेकिन तब तक बर्बादी हो चुकी थी। इस तरह से सरकार के द्वारा अचानक से बिना तैयारी के उठाए गए एक गलत कदम ने अर्थव्यवस्था के एक बड़े आधार को ही हिला करके रख दिया।
इस तरह की गलत नीतियों को अपनाने वाली सरकार किसी अलोकतांत्रिक देश की नहीं थी, बल्कि वयस्क मताधिकार के प्रयोग से चुनी गई संसदीय व्यवस्था वाले देश भारत का पड़ोसी द्वीप श्रीलंका की थी। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सांसद होते हैं, जो 5 वर्ष के अंतराल पर वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। अभी 2020 के संसदीय चुनावों में राजपक्षे की पार्टी को 145 सीट प्राप्त हुए थे और साथ ही सहयोगी दलों के भी 5 अन्य सदस्य जीते थे। इस तरह से राजपक्षे की सरकार को हाल ही तक भारी जन समर्थन प्राप्त था। सरकार में आने के बाद जनता को लुभाने के लिए कई तरह की करों में कटौती की घोषणा की गई थी और भी कई तरह के छूटों की लाभ किसानों को देने की बात की गई थी। ये सभी जनता को राहत देने के उपाय के तौर पर नहीं थे, बल्कि लोकप्रियता हासिल करने के जुगाड़ के तौर पर थे। ऐसी छूटें सभी पर भारी पड़ी और खराब अर्थव्यवस्था वाली एक देश को बीमार कर देने के लिए ये काफी थीं। इस तरह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु फिजूल की खर्चों के लिए भी कर्ज लेने पड़े और उनकी ब्याज चुकाने की बोझ अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ गई। कर्ज की बोझ से दबी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस गई है, जिससे निकलना असंभव तो नहीं, मुश्किल जरूर है। अब श्रीलंका के जनता के आगे कठिन चुनौती है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार बने और धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करने में जनता की भी भागीदारी हो।